हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एलपी में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो किस तरह से होता है और किन किन चीज़ों को आपको लेकर के जाना होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा इसमें बात करेंगे। मैंने यहाँ पे पहले भी लिख दिया है कि संक्षेप में हम इसमें समझेंगे। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद से जब डीवी की डेट्स आएंगे तो उसमें मैं बहुत डिटेल में बात करूँगा। लेकिन अभी जो है जिनका भी एग्ज़ाम साइको का एग्ज़ाम हो गया है, ठीक ठाक एग्ज़ाम हो गया है, कुछ लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल भी हुआ है तो उनका एग्ज़ाम बाद में होगा, तो वो इस वीडियो पे ज़्यादा ध्यान ना दें। लेकिन जिनका एग्ज़ाम हो चुका है और उन्हें लगता है कि उनके सेंटर पे कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है तो वो लोग मान के चलें कि उनका वही एग्ज़ाम रहेगा। और अगर उनका पेपर अच्छा हुआ है, CBT 2 में अच्छे मार्क्स हैं, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए डीवी के लिए वो सभी चीज़ें अभी से आप लोग कलेक्ट कर लीजिए। और कोई एरर है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए, बनवा लीजिए। तो उसके बारे में मैं शॉर्ट्स में यहाँ पे आपको चीज़ों को समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों को आपको लेकर के जाना होता है। तो ये देखिए पूरा लिस्ट है एएलपी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसका यहाँ पे लिस्ट है। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, शॉर्ट्स में ही आप समझेंगे, जल्दी से इस वीडियो को कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए हाई स्कूल का जो मार्कशीट है वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन ऑब्लिक हाई स्कूल एग्जामिनेशन का वो सर्टिफिकेट भी आपको अपने लेकर के जाना है। ध्यान देना है कि अगर हाई स्कूल के मार्कशीट में जो आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपके फॉर्म में जो आपने फिल किया हुआ है उससे मैच करना चाहिए। अगर इसमें कोई भी गलती रहती है तो आप लोग एफिडेविट ज़रूर बनवा के ले जाइएगा। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी एग्ज़ाम से बाहर नहीं होता है। डीवी के लिए अगर कोई भी एरर भी मिलता है तो वो लोग टाइम देते हैं कि आपको बाद में ला करके आप जमा कर सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि डीवी में 90% प्रॉब्लम्स का सलूशन होता है एफिडेविट। दूसरा यहाँ पे है देखिए 10+2 का मार्कशीट आपको लेके जाना है, इंटर का या फिर हाई स्कूल सेकेंडरी का या फिर पीयूसी का, अगर कोई भी है आपके पास तो ये आपको लेकर के जाइएगा। तीसरा यहाँ पे जो है ITI जिन लोगों ने किया हुआ है NCVT से, SCVT से या फिर डिप्लोमा डिग्री है, इंजीनियरिंग डिग्री है, सर्टिफिकेट के साथ आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट अलॉन्ग विद द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये लेकर के जाना है। देखिए कई लोग कहते हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोग प्रोविज़नल सर्टिफिकेट भी ले जा करके दे सकते हैं। वो वैलिड होता है, माना जाता है। बाद में जब सर्टिफिकेट बनेगा तो आप उसकी जगह पे जा करके उसको जमा कर सकते हैं, तो ये घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। 4th नंबर का पॉइंट है SC/ST का जो सर्टिफिकेट है, जो फॉर्मेट है एनेक्जर 1 के अकॉर्डिंग, अगर आपने रेलवे फॉर्मेट में बनवाया था तो वो ले जा करके जाइएगा। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से बनता है SC/ST का सर्टिफिकेट वो आपके पास है तो वही भी ले जाएंगे तो वो भी चल जाता है। 5th नंबर का पॉइंट है कि वैलिड OBC का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर के जाना है, नॉन क्रीमी को। दूसरी बात क्या है कि रेलवे ने पहले से भी कहा हुआ है कि जो भी सर्टिफिकेट रहता है फॉर्म के अंतिम दिन से पहले का बना हुआ होना चाहिए और वो अपलोड कराता है, वो नंबर वहाँ पर डलवाता है। अगर देखिए कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि सेंट्रल का चाहिए लेकिन स्टेट का वो बनवा करके अपलोड कर दिए हैं। देखिए कोई भी लड़का अगर ये बात कहता है कि मैंने गलती से कर दिया है तो या तो उसकी लापरवाही है या फिर वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि इस बात पे बहुत ज़्यादा चर्चाएं चलती हैं कि और हर जगह ये मेंशन रहता है कि स्टेट का गवर्नमेंट का नहीं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लेकर जाना होता है। तो ये सब बातों से काम नहीं चलेगा। आपको अगर उस समय आपने स्टेट का गलती से दे भी दिया है तो आपको सेंट्रल का अभी बनवा लेना चाहिए। 6 नंबर का है NCL का जो OBC कैंडिडेट का जो एनेक्जर 6 है, तो ये सेकंड डे का जरूरी नहीं रहता है। 7th का नंबर है इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेइंग एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, जो EBC कैटेगरी जो छूट लिए हैं, तो EBC सर्टिफिकेट आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग बनवा करके ज़रूर ले जाइएगा। 8 नंबर का पॉइंट है कि ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो एक्स सर्विसमैन है वो आपको लेकर के जाना है, एक्स सर्विसमैन को। 9th नंबर का फोटोकॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेकर के जाना है। ध्यान रखिए आधार कार्ड में अगर कोई एरर है आपके नाम में, जो हाई स्कूल के नाम के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, तो आप लोग या तो आधार कार्ड में करेक्ट करवा लीजिए, वो करेक्ट हो जाता है। सर्टिफिकेट में करेक्ट करवाना थोड़ा लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन आधार कार्ड में करेक्ट हो जाता है, तो अभी से इन सब चीज़ों का तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट है 10th नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर द पर्सन फॉर द डिसेबिलिटी। देखिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए पिछली बार में ये लग रहा था, क्योंकि टेक्नीशियन में फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग एलिजिबल थे, लेकिन टेक्नीशियन की वैकेंसी तो अलग हो गई है, तो ये इसमें अलाउ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें तो इसमें मांगी नहीं जाएंगी कि कोई भी फिजिकली हैंडीकैप्ड या डिसेबल है तो उसको लेकर के जाने के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। 11 नंबर का पॉइंट है कि NOC ले जाना है सर्विंग एम्प्लॉयज़ को, जो किसी और डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ग्रुप D में काम करते हैं, तो उनको NOC लेकर के जाना होता है। कोशिश करिए कि NOC बन जाए, NOC ले जा करके आप वहाँ जमा कर दीजिएगा। अगर किसी का नहीं भी बन पाता है तो दोबारा जब ज्वाइनिंग होती है उस समय NOC आपको जमा करके ही ज्वाइन मिलता है, तो उस समय आपको बनवाना पड़ेगा। 12th नंबर का है NOC फॉर द सर्विंग डिफेंस पर्सनल, तो डिफेंस पर्सनल के जो लोग हैं वो लोग अपना NOC लेकर के जाएंगे। उसके बाद से 30 नंबर का पॉइंट है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो डिक्लेरेशन एफिडेविट है वो आपको लेकर के जाना है।
उसके बाद से 14 नंबर का पॉइंट है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गैजेट नोटिफिकेशन और एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ द फॉर्मल चेंज ऑफ नेम। अगर किसी ने अपना नाम चेंज करवाया है बाद में, ये बहुत रेयर केस है, ऐसा होता नहीं है। तो नाम किसी ने, जैसे मान लीजिए किसी का नाम सूरज है, बाद में उन्होंने दीपक नाम रखवा लिया, तो नाम अगर आपने इस तरह का चेंजेस करवाया है तो उसका जो लीगल नोटिस है और गैजेट नोटिफिकेशन है, वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको लेकर के जाना होता है। तो ये तो मुझे नहीं लगता है किसी का ऐसा होगा। उसके बाद से जो जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो वहाँ के निवासी हैं वो लेकर के जाना है। उसके बाद से सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर द पैरा। अगर कोई बाहर का जो कैंडिडेट है, दूसरे कंट्री का सिटीजन नहीं है इंडिया का, तो उसको अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाना होता है। जैसे भूटान वूटान के लोग यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं। उसके बाद से यहाँ पे 17 नंबर का पॉइंट है, कोई डाइवोर्स कैंडिडेट है वो आपको लेकर के जाना है। डेथ सर्टिफिकेट ले जाना है, जो कोई स्पाउस है उसके पत्नी का या फिर हस्बैंड का अगर डेथ हो चुका है तो उनको ले करके जाना है कि उन्होंने अभी रीमैरिड किया है कि नहीं किया है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स उनको जमा करना होता है। यहाँ इन्होंने एक चीज़ कहा हुआ है कि देखिए जब फॉर्म का क्लोजिंग डेट होता है उससे पहले के सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, सेमेस्टर वाइज मार्क्स होने चाहिए। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास सेमेस्टर वाइज मार्क्स का जो रिजल्ट है नहीं है। देखिए अगर जारी होता है तो आपको लेकर जाना है, अगर जारी नहीं होता है, आपको फाइनल रिजल्ट में ही आपको सारा चीज़ मेंशन रहता है सेमेस्टर वाइज मार्क्स, तो आप उसको लेकर के जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 20वां नंबर पॉइंट है कि 8 आपको पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ लेकर के जाना है। जो आपने फॉर्म में भरा है अगर वही अवेलेबल है तो वही लेकर जाइएगा, नहीं अवेलेबल है तो आप करंट ले जाइएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई अदर रिलेवेंट जो सर्टिफिकेट है जो आप ले जाना चाहते हैं, कैंडिडेट को लगता है तो आप ले जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि द कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग द 2 सेट ऑफ द क्लियर एंड लीगल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 सेट जो है सभी डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी कर लीजिएगा और सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड मैं कहूँगा कि अभी मत करिएगा, और यहाँ पे इन्होंने 2 सेट लिखा हुआ है, मैं आपसे कहूँगा कम से कम 3 या 4 सेट आपको लेकर के जाइएगा। और अटेस्ट यहाँ पर मत करिएगा, वहाँ जा करके भी आप अटेस्ट कर सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसको क्या करना होता है, नीचे आप सेल्फ अटेस्टेड लिख देते हैं और नीचे एक ब्रैकेट में साइन कर देते हैं, बस इतना ही काम होता है। तो वहाँ पर भी आप वो काम कर सकते हैं। ये तो सारी बातें हो गई आपका डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, बेसिकली क्या क्या चीज़ें ले जानी होती है। कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, कुछ जो डाउट्स हैं लोगों के मन में। अगर देखिए कहीं भी आपके नाम में कोई गड़बड़ी है, नाम कोई बदल गया है या फिर कहीं आपने फॉर्म में डाला होगा तो ए छूट गया है, स्पेस छूट गया है, आई छूट गया है, जो भी छूटा है, अगर आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में जो नाम है वो वहाँ से मैच नहीं कर रहा है तो आपको एफिडेविट बनवा करके ले जाना ही पड़ेगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा बात है कि फादर एंड मदर का यहाँ पे देखिए आधार कार्ड नहीं कहा है ले जाने के लिए, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आधार का उनका फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा। और यहाँ पे ये भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि माता पिता का आधार कार्ड है और माता पिता के आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है वो आपके हाई स्कूल के नाम से मैच नहीं कर रहा है तो चल जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाम मैच न करने का मतलब ये लिखा हुआ है कि कहीं मान लीजिए आधार में आपका नाम संजय लिखा हुआ है, पिताजी का नाम, और वहाँ पे मान लीजिए SNJY लिख देता है या फिर SANJY लिख देता है तो ये चल जाएगा। अब ये नहीं कि आधार में संजय लिखा है और वहाँ पे जाकर के विनोद लिखा हुआ है, तो ये नहीं मिसमैच नहीं चलेगा। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत एरर चल जाएगा, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने माता पिता का आधार कार्ड को करेक्ट कराने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, वैसे ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आप अपने सेफ्टी की तरफ पे एक तरह से रख सकते हैं। उसके बाद से देखिए कई जगह पे देखिए जो आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है उसका नीचे का कटा हुआ एडमिट कार्ड का हिस्सा मांगता है। ठीक है, ये उतना कंपलसरी होता नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि एडमिट कार्ड का कटा हुआ हिस्सा आपको अपने पास रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये तो शॉर्ट में मैंने बता दिया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ें चाहिए, थोड़े बहुत जो डाउट थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग पूछ लीजिएगा, कुछ जो डाउट्स हैं आपके वो बाद में मैं कवर कर दूंगा। अब वहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, शॉर्ट में आप समझ लीजिए। जैसे आप वहाँ पे जाते हैं, जो अटेस्ट नहीं किए रहते हैं उनको अटेस्ट कराया जाता है, वहाँ पर कुछ पैसे लिए जाते हैं, जो नॉमिनल फ़ी है, जो मेडिकल की फ़ी होती है वो जमा करना होता है। वहाँ जमा करने के बाद एक रसीद आपको मिलती है, वो रसीद आप रख लेते हैं। फिर वहाँ पर बारी बारी करके एक एक लड़के को अपने अपने जो फोटोकॉपी है वहाँ पर चेक किया जाता है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ ध्यान से, कि कोई भी अगर लड़का सोचता है कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ले जाता हूँ, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फर्जी बना हुआ है, वहाँ पे ले जाने के बाद वो लोग चेक करते हैं और उन्होंने उतना ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं रहता है। 4 से 5 मिनट में एक लड़के का वो लोग डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, उसके बाद से जमा कर लेते हैं। और वहाँ पे जब जमा हो जाएगा तो आप बाहर निकल के आप ये ना समझिए कि मैंने एक फर्जी डॉक्यूमेंट चिपका दिया है और मेरा काम हो गया। बाद में सभी के जो सेलेक्ट हो जाते हैं कैंडिडेट, सभी के डॉक्यूमेंट्स एक एक करके चेक होते हैं, ऑनलाइन चेक होता है। अगर कहीं भी गड़बड़ी होती है तो आपको ट्रेनिंग के समय भी आपको बाहर किया जा सकता है। और फर्जी डॉक्यूमेंट जमा करने के
आरोप में हो सकता है कि फ्यूचर में आपको किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने से भी वंचित किया जा सकता है। तो ये आप बिल्कुल आप इसका ध्यान दीजिएगा। किसी पे कोई क्रिमिनल केस या फिर कोई मान लीजिए थाने में कोई रिपोर्ट है, FIR है, जो भी चीज़ें हैं, तो वो भी सब बाद में चेक हो जाता है, क्योंकि आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग के दौरान ही आपके घर पे पुलिस आती है। आपको रेलवे जो है एक लेटर भेजती है आपके नज़दीकी जो एड्रेस आपने दिया होता है आपके घर के पास में, तो वहाँ पे जाता है और आपका जो रिकॉर्ड होता है पुलिस स्टेशन पे चेक होता है और पुलिस वेरीफाई भी करने आती है कि आपका क्या इस गांव में आपका जो घर है, जो आपने एड्रेस दिया, आपका घर है कि नहीं। तो वो सब चेक करने आती है। तो यहाँ पे आपका पकड़ा जाएगा अगर कोई भी FIR या चीज़ें हैं जो करंट में चल रहा है, सेटल नहीं है, तो आपके लिए वो परेशानी खड़ा कर सकता है। अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ कि द स्टूडेंट चैनल पे जो भी मैं बातें बताता हूँ, हो सकता है बहुत सारी बातें आपको संतोषजनक ना लगें। कुछ आप भी अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सुझाव ज़रूर दिया करिए। कोई नेगेटिव पॉइंट भी होता है तो आप उसे बताया करिए, मैं अगली वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। कुछ आपके मन में भी कुछ बेहतर सुझाव है तो आप कमेंट में बताया करिए, और लोगों को इससे मदद होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बातें मैं बता रहा हूँ वो 100% सभी के लिए सही हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, सभी का सोचने का तरीका अलग अलग है और सभी स्टूडेंट बेहतर से बेहतर हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा जो अनुभव है 8-9 सालों से जो मैं वीडियो बना रहा हूं, उससे आपको कुछ सीखने को मिले। जो मेरा अनुभव है आप लोगों से बात करके, टेलीग्राम ग्रुप में लाइव आकर के आप लोगों से बातें करके जो मैं सीखता हूं, जो आप लोगों से जानकारी मिलती है, वही जानकारी मैं यहाँ पे शेयर करने की, साझा करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग वीडियो के बारे में जो पॉजिटिव फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट में दिया करिए। उस सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ जिनके पॉजिटिव फीडबैक रहते हैं। मुझे लगता है कि हाँ चलिए कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए मददगार होता है, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।